हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे कि ये जो वेरियस गैस लॉज थे इनको काइनेटिक थ्योरी से कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम इनको प्रूव कर सकते हैं। पहले हमने गैस लॉज किए थे स्टेट्स ऑफ मैटर में, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उसको प्रूव किया था कि कैसे लॉज बने हैं। उन्हीं गैस लॉज को अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी काइनेटिक थ्योरी की इक्वेशन वाली काइनेटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस को यूज कर ही इन सारे गैसेस को फिर दोबारा प्रूव करेंगे। ये सारे गैस लॉज काइनेटिक इक्वेशन को यूज कर कैसे डिराइव हो सकते हैं, ये टॉपिक है हमारा। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। लेट्स। तो आपको पता होगा काइनेटिक जो इक्वेशन है या आइडियल गैस का प्रेशर जब आप निकालते हो, जिसको काइनेटिक गैस इक्वेशन भी बोलते हैं आइडियल गैस के लिए, उसकी इक्वेशन हमने ये डिराइव कर रखी है। सबने पढ़ रखा होगा, प्रेशर होता है 1/3 mn URMS का स्क्वायर। URMS होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी? गैस मॉलिक्यूल्स की। रूट मीन स्क्वायर स्पीड गैस मॉलिक्यूल्स की। बुक के अंदर यू की जगह आपको 1/3 mn C मिलेगा। रूट मीन स्क्वायर को C बोल रहे हैं, वो U नहीं बोल रहे। URMS को उन्होंने C बोल दिया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को C बोल दिया। तो मैं अभी U लेकर चलूंगा, कई लोग बुक को फॉलो कर रहे होंगे प्रदीप वाली को, तो उनको C मिलेगा, तो घबराना नहीं है। क्लियर है? तो हाफ mn URMS स्क्वायर। अब इसमें P तो प्रेशर है, 1/3 तो नॉर्मल है, हाफ बोल दिया, सॉरी 1/3। m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल का मास। n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसी इक्वेशन को हम एक और तरह इंटरप्रेट करते हैं। देखो, अगर ये मास वन मॉलिक्यूल का है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो क्या m इंटू एन टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ना। तो टोटल मास को मैं m/v भी लिख सकता हूँ, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, m/n की जगह m/v लिख दूंगा। तो ये इक्वेशन तुम्हें बुक में ज्यादा मिलेगी। P = 1/3 m/v URMS स्क्वायर। RMS स्क्वायर बार बार बोल रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है किसकी? गैस के मॉलिक्यूल्स की। तो इसकी जगह मैं ये यूज कर रहा हूँ, बुक में भी जो यूज कर रखा है। P = 1/3 m/v RMS का स्क्वायर इंटू URMS का स्क्वायर। तो मैं अगर इस v को इधर ले जाऊं तो PV = 1/3 हाफ m URMS स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो 1/3 कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम भी ये कांस्टेंट होगा, पर यूनिट वॉल्यूम का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, वो तो गैस मॉलिक्यूल, पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला। तो हम बोल सकता हूँ m/3 तो हुआ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो PV है, ये जो PV है, ये डिपेंड कर रहा होगा सिर्फ इस पे, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए URMS के स्क्वायर के, जैसे कि जिसको किताब में C का स्क्वायर कर देते हैं हम, यानी कि ये दोनों हुए कांस्टेंट। तो PV किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर, RMS स्क्वायर की स्पीड के ऊपर, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पक्की बात है। अब काइनेटिक गैस की जो थ्योरी है, जो काइनेटिक गैस की थ्योरी है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो स्पीड होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। हमने पढ़ा था कि जो URMS होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर बढ़ा दोगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो RMS स्पीड यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर डिपेंड है। अब एक बात देखो, अगर ये इसके ऊपर, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता PV इज प्रोपोर्शनल टू T फ्रॉम 1 and 2? क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? क्या बोल सकता हूँ ना? ठीक है जी। तो इन दोनों से क्या किया हमने, बोला PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हुआ, अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो मैं बोल नहीं सकता PV = कांस्टेंट। तो PV ही कांस्टेंट हो गया। PV क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी P1 V1 = P2 V2। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बॉयल्स लॉ। यही तो हमने
डिराइव किया था, बॉयल्स लॉ ऐसे ही तो किया था डिराइव, याद होगा, सही है। तो ऐसे आप काइनेटिक गैस से बॉयल्स लॉ डिराइव कर सकते हो। आगे चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ, चले। हाँ जी ठीक है, तो अब हम प्रूव करेंगे चार्ल्स लॉ को। हम क्या प्रूव करेंगे? चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ क्या कहता था, सबको याद होगा। चार्ल्स लॉ कहता था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सॉरी, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, सबको पता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखे किसी भी कंडीशन में तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, है ना। नहीं याद आ रहा तो ऐसा कर लो, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये बोलता था चार्ल्स लॉ। क्लियर है? अब हम इससे ये चार्ल्स लॉ प्रूव करने वाले हैं। प्रेशर होता है कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में। तो देखो अब यही बात देखो, P इज इक्वल टू 1/3/V। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से V इधर ले जाऊँ, P इधर ले आऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। V इधर ले जाऊँ, P इधर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/3 M/P U/RMS²। कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी है, ओके। तो अब मैं बोलता हूं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, चार्ल्स लॉ तभी वैलिड है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम तो पहले ही कांस्टेंट था, 1/3 भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज कांस्टेंट हो गई। प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ तभी तो वैलिड है, तो प्रेशर कांस्टेंट मान लूं, ये तो दोनों कांस्टेंट ही थे, 1 भी कांस्टेंट था, तो ये सारा वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से मुझे पता लगा जो V होगा वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U/RMS²। अब काइनेटिक थ्योरी बोलती है कि U/RMS स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकता हूं V is directly proportional to T, V is directly proportional to T, जो कि है चार्ल्स लॉ, सही है। तो यहां से क्लियर हुआ कि V1/T1 is equal to V2/T2, तो काइनेटिक थ्योरी से चार्ल्स लॉ भी प्रूव हो गया। ओके क्लियर, पक्का। चले आगे अगले लॉ की तरफ, ठीक है जी। तो अगला हम लॉ पढ़ते हैं गे-लुसैक्स लॉ। अगला लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ, जिसको रेग्नॉल्ड्स लॉ भी बोलते हैं। रेग्नॉल्ड्स लॉ भी इसका नाम है, हम इसको ज्यादा गे-लुसैक्स नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ओके, तो गे-लुसैक्स ये बोलता था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हम काइनेटिक थ्योरी से प्रूव करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में देखते हैं, हमें प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो P इज इक्वल टू, तो अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब V भी कांस्टेंट हो जाएगा। M और 3 तो पहले ही कांस्टेंट है, M/3। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो P है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा होगा। कितना आसान तो है यार, P किस पे? सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कौन? RMS स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड है तो फ्रॉम 1 and 2 प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो यही तो है गे-लुसैक्स लॉ, समझे कितना आसान है, वेरी गुड। तो यहाँ से पता चला P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, जो कि गे-लुसैक्स लॉ है या रेग्नॉल्ड्स लॉ जिसको बोलते हैं। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम प्रूव करेंगे क्या, काइनेटिक गैस की इक्वेशन को प्रूव कर देते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे बनी, PV इज इक्वल टू nRT वाली, वो वाली, तो वो इससे प्रूव करेंगे। सही है, चले आगे, ठीक है। इसको करते हैं रब। अब ये इक्वेशन यूज करेंगे P1/3 इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन की, PV इज इक्वल टू nRT की। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन में क्या होता है, देखो अगर मैं V इधर ले जाऊं, PV इज इक्वल टू 1/3 MU/RMS का स्क्वायर हो जाएगा। M/3 कांस्टेंट है, M/3 कांस्टेंट, बार बार हम बात कर रहे हैं ये मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, और 3 तो हाई कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे पता लगा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U²RMS का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है U/RMS² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कितनी बार बोलूं इस बात को, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मैं लेकर आऊंगा एक कांस्टेंट, तो RT, वो जो कांस्टेंट है वो है R, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तो 1 मोल की बात हुई,
ज़्यादा मोल होंगे तो n लगा देना, PV = nRT, यही तो है आइडियल गैस इक्वेशन। तो ऐसे आपने काइनेटिक थ्योरी से सारे के सारे गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे छोड़ कर चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको कर आना है। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।